एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स देखे थे कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कोई क्यों करता है, इन्वेस्टमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, रिस्क वगैरह क्या रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली देखो, इन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि दो टाइप की होती है। एक आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कोर्स में इट्स ओनली अबाउट सिक्योरिटीज़ नॉट रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पढ़ना अभी आपको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। तो हम लोग ये एकदम बेसिक से चालू करने वाले हैं लेक्चर। जिसको सिक्योरिटीज़ का मतलब भी नहीं पता है वो प्लीज़ पहले ध्यान से सिक्योरिटीज़ का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए में से मैं मशीन खरीद सकती हूँ, लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद सकती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मेरे रियल एस्टेट और फिक्स्ड एसेट्स हो गए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूँ, नाउ व्हाट इज सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया। आपको डायरेक्टली किसी कंपनी के कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर XYZ कोई कंपनी है वो चालू हो रही है, अब चालू होने के लिए कंपनी को पैसा तो चाहिए। ठीक है, कंपनी चालू होगी उसको कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो चाहिए। एक कंपनी चालू होगी तो उसको फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, बहुत सारे XYZ बहुत से परमिशंस लेनी पड़ेंगी। इसे फ्री में तो नहीं होगा, इन सब के लिए पैसा चाहिए आपको। वो पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे अब? ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जेब से पैसा ना लगाकर। आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि जो कंपनीज है वो कभी भी एक बंदे की नहीं होती कंपनी। ठीक है, एक बंदा CEO हो सकता है कंपनी का, लेकिन ओनर नहीं हो सकता। ठीक है, ओनर कौन होता है? जिन लोगों ने उसमें कैपिटल लगाया होता है। तो एक कंपनी जो है वो कैसे बनती है, बहुत सारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे उसके ओनर्स कहलाते हैं या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब रिलायंस कंपनी के मैं शेयर्स खरीदूंगी। अब शेयर का मतलब क्या होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में बार बार मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि कंपनी का जो कैपिटल है उसको जो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट का अलग ओनर होता है, उसको मैं शेयर होल्डर बोलती हूँ, या वो मेरे बिजनेस का एक हिस्सा ओन करता है। ठीक है, अगर मेरे पास कैनरा बैंक के 10,000 रुपये के शेयर्स हैं तो कैनरा बैंक के जितना भी कैपिटल है टोटल, उसमें से 10,000 कैपिटल की मालकिन मैं हूँ। ठीक है, 10,000 की इक्विटी मेरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शेयर्स को डिफाइन करते हैं। तो शेयर एक एग्जांपल हो गया सिक्योरिटी का। ऐसे हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ऐसे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग, ये सिक्योरिटीज़ का मीनिंग था। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को अभी कोर्स में है। ये तो जो अभी तक मैंने आप लोगों को सब समझाया दैट वॉज ओनली बेस। ये मैं बेस क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको ये वाले टॉपिक्स समझ आएँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज? अब देखो, अगर मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं रिलायंस कंपनी में जाके नहीं उनको पैसे दूंगी, वो मेरे को कोई शेयर, एक सर्टिफिकेट या एक पेपर देंगे, नहीं। ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करती हैं। हम लोग थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, हम लोग 50-100 साल पहले जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पर 50 साल पहले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग को अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सारी चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी। ठीक है, ऑफलाइन कैसे? एक बिल्डिंग थी BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पर जिन जिन लोगों को शेयर्स खरीदने होते थे, जिन जिन लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो सब लोग वहाँ पे जाते थे। उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे होता था एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है X लिमिटेड, ठीक है, जिसका बहुत सारे लोग अगर उसके शेयर्स मांग रहे हैं तो ठीक है, तो उसका जो है बहुत सारी डिमांड बढ़ गई उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता था पूरा उस टाइम पे। पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका और एक दूसरे से मतलब बोल कर चिल्ला कर शेयर्स खरीदते थे। इस तरीके से पूरा फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पर हो गई हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन मतलब क्या कि अब मुझे अगर शेयर खरीदना है तो मुझे किसी फिजिकल प्लेस पे जाना नहीं है। मुझे मेरे फ़ोन से या मेरे लैपटॉप से या किसी ब्रोकर को हायर करके उससे मुझे जो है बोलना है कि मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। वो सारे जो प्रोसीजर्स हैं ऑनलाइन होता है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर नाउ। ठीक है, अभी प्रोसीजर्स जो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुए हैं, इन सब की देख रेख करने के लिए एक कोई इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए ना, तो उसी इंस्टीट्यूट को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, मेरी कंट्री का जो पूरा जितनी भी टॉप कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, उनका जितना भी इंडेक्स वगैरह है वो ये सारी चीज़ें मुझे बताती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया में देखूँ आज की डेट में तो 2 ही मेन स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं, दैट इज़ BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब ये क्या है, अगर मुझे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पैसे जो हैं पहले इनके पास जाएंगे, इनके थ्रू वहाँ जाते हैं। तो ये एक तरीके से डील करवाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास सरप्लस फंड्स हैं और एक कंपनी है जिसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये हम दोनों के बीच का ब्रिज बनता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली रिलायंस
मैं जाकर पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं इनके थ्रू उसके शेयर्स खरीद रही हूँ, ठीक है। तो BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। अब अगर मुझे आज की डेट में मेरे पैसों को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी के, ठीक है, चलो शेयर्स तो मैंने खरीद लिए, अब अगर मुझे उन शेयर्स को बेचकर वापस से पैसा चाहिए तो मैं फिर क्या करूँ। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर मैं सिक्योरिटीज़ खरीद भी सकती हूँ, बेच भी सकती हूँ। जब मुझे खरीदना है, जिस प्राइस में मुझे खरीदना है, उस टाइम पर मेरे को अवेलेबल हो जाए सिक्योरिटीज़, ठीक है। और जिस टाइम पे मुझे लिक्विडिटी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो उस टाइम पर मैं उसको सेल भी कर पाऊँ, ठीक है। तो एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल मतलब अगर मेरे को मेरा पैसों को, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट्स को, सिक्योरिटीज़ को वापस से कैश में कन्वर्ट करना है, तो स्टॉक एक्सचेंज विल हेल्प मी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ब्रिज जिसमें से मैं पैसा देकर शेयर भी खरीद सकती हूँ और शेयर देकर पैसा भी वापस ले सकती हूँ मार्केट से, ठीक है। कंटिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार शेयर खरीद लिया तो अगली बार नहीं खरीदेंगे, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, है ना, रुकती नहीं ये चीज़ें कभी। तो ये कंटिन्यूटी के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कंटिन्यूटी किसके थ्रू आती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज ही रेगुलेट करता है पूरे मार्केट को, मतलब किस तरीके से शेयर्स खरीदना है, बेचना है, वो सारा जो पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन वर्क करा दूसरे दिन नहीं होगा। तो ये पूरी कंटिन्यूटी बनाए रखना स्टॉक एक्सचेंज का काम है। मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग्स। अब मैं अगर एक हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हाउस होल्ड के पास सरप्लस फंड्स होते ही हैं, तो उन सरप्लस फंड्स को एक बेस्ट यूज़ में पुट करने में कौन हेल्प करता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर मेरे पास सरप्लस फंड रखे अलमारी में रखे रखे पैसे कभी भी ग्रो नहीं करेंगे अनलेस आप उसको इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर मेरे को नॉलेज नहीं इतनी ज़्यादा तो मुझे एक कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझा पाए, बता पाए। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो है एजुकेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ से मैं अपने सरप्लस फंड्स को बेस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में पुट कर पाती हूँ। इससे क्या होगा? कंपनी को भी बेनिफिट होगा, कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा, वो अपने आगे जो भी इनको काम करने वो करेंगे, और एज एन इन्वेस्टर मेरे भी फंड्स ग्रो करेंगे, ठीक है। मेरे 10,000 रुपये 10,000 नहीं रहेंगे, वो ग्रो होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मोबिलाइजिंग सरप्लस फंड। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डेट। अब देखो गवर्नमेंट को भी कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर मार्केट से डेट लेना है, मतलब पब्लिक के थ्रू कुछ अमाउंट लेना है लोन के नाम पर, तो ये लोन गवर्नमेंट भी लोन किससे लेता है? ये BSE और NSE के थ्रू ही लेता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं एक तरीके से पब्लिक डेट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे आपको ट्रेजरी बिल्स वगैरह खरीदना है या आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहीं पर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही रेगुलेट होती हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ रिटर्न्स, मतलब उनको ये चाहिए कि उनको रिटर्न्स मिलते रहें, ठीक है। तो अब ये रिटर्न्स मिलने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड वाली आपने किसी फ्रॉड वाली कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का काम भी स्टॉक एक्सचेंजेस का ही है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सेफली हों। ऐसा ना हो कि मैंने तो पैसे इन्वेस्ट करे बट रिलायंस कंपनी तक पहुँचे ही नहीं, या रिलायंस कंपनी ने मेरे शेयर्स के पैसे मेरे को लौटा दिए लेकिन मेरे तक आए नहीं। तो ये जो ट्रांजैक्शंस पूरे जितने भी रहते, देखो एक अपन है ना, एक कंपनी और एक इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल कंपनीज होती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इन सब चीज़ों में फ्रॉड जो है वो बहुत ईजिली हो सकता है, बट इन सब चीज़ों को बचाने का काम, प्रोटेक्टिव फंक्शंस कौन पूरे फुलफिल करता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली स्टॉक एक्सचेंज की। आई होप आपको स्टॉक एक्सचेंज समझ आए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में जो है 2 स्टॉक एक्सचेंजेस मेन काम करते हैं, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ये जो है जितने भी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की वो इसमें लिस्टेड होती हैं, ठीक है। जितने भी कंपनीज के मार्केट में शेयर्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट होती हैं, ठीक है। अब इन सब का जो एवरेज आउट करके मुझे ग्रोथ दिखाता है वो एक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग निफ्टी 50 या सेंसेक्स, 2 इंडेक्सेस होते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 क्या करता है? अपने इंडिया में जितनी भी टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो शेयर प्राइस है उसको एवरेज आउट करके अपनी कंट्री का इंडेक्स दिखाता है, उसको अपन निफ्टी 50 बोलते हैं। इससे क्या होता है? कंट्री का अपन इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख सकते हैं, कंट्री कितना ग्रो कर रही है, ठीक है। एक पे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का डेटा बताते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू ही मैं रेगुलेट कर पाती हूँ कि मेरी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर हमें बहुत पहले चले जाए तो जो सेंसेक्स उसकी जो वैल्यू थी 6,000, 5,000, 10,000 इस टाइप की होती थी, आज हम लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, इतना शेयर मार्केट में जो ग्रोथ दिख रहा है, ये हम लोग की कंट्री का एक तरीके से ग्रोथ दिखता है इससे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें एक कंट्री के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनकी वर्किंग कैसी है, वो कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपने कंट्री का GDP है वो इन कंपनीज के ही हाथ में होता है, ठीक है।
तो इन सबको रेगुलेट करने का काम, इन सब में सेफ्टी लाने का काम, इन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का काम सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। तो इंडिया में ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं। इनका इंडेक्स जो है पूरा मेंटेन कौन करता है, ये 2, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है। आई होप ये आपको सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और भी आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।